नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत का संविधान, इसमें मैं आपको बजट और निधियां पढ़ाने वाला हूं। वैसे तो मैं इसको पार्लियामेंट के साथ इसको कर रहा था, लेकिन मैं पार्ट इसको मैंने थोड़ा सा यही टॉपिक ऐसा था जो पार्लियामेंट में बचा हुआ था। बाकी सारे के सारे टॉपिक जो है वो मैंने करा दिए हैं। इनका मैंने जो है थोड़ा सा नाम मैंने अलग करके इनको दे दिया है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बजट, संचित निधि कौन, मतलब निधियां कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, आज के टॉपिक में क्या है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे निधियों के बारे में। भाई, निधियों का मतलब ये होता है कि भारत में आपको जितने भी काम होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, भारत सरकार हो गई या कोई भी हो गया, भारत सरकार कहीं ना कहीं से पैसा लाती है। ठीक है, और वही पैसा जो है आपका कंट्री में विभिन्न रूपों में आपका जो है खर्च हो जाता है। ठीक है, तो वो पैसा जो है आता कहाँ से है, पैसा आता कहाँ से है, या फिर पैसा किस तरीके से रोटेट होता है, सरकार के पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से सरकार जो है कलेक्ट करती है या फिर कहाँ रखती है, ये सारी चीजों के बारे में ये निधियां जो है संविधान में हमारे दी गई हैं। ठीक है, निधियां कितनी तरीके की निधियां होती हैं? ये 3 तरीके की निधियां हमारे संविधान में दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी निधियां हैं? संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। ठीक है, ये 3 तरीके की निधियां ही हैं हमारे कंट्री में, जो कि पूरी सरकार जो है, जिससे पूरा देश जो है रन करता है। पैसा जो है, जो मनी का सोर्स है, वो यही 3 नदियां हैं। ठीक, अब हम एक एक करके जो है इन निधियों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन निधियों से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संचित निधि की। ठीक है, संचित निधि किस संविधान के किस आर्टिकल में, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो इसकी चर्चा करी गई है? वो है आर्टिकल 266। ठीक है, आर्टिकल 266। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को से रिलेटेड जो है मैंने पूरी की पूरी जो संविधान में जो आर्टिकल्स हैं जो कि मुख्य हैं, जिनके आने के चांसेस 110% रहते हैं, अगर आएगा कोई अनुच्छेद का क्वेश्चन तो उन्हीं से ही आएगा, तो उसकी मैंने पूरी लिस्ट दी है, आप जाके जरूर प्ले लिस्ट में चेक करिए। ठीक है, तो आर्टिकल 266 में जो है संचित निधि के बारे में चर्चा करी गई है। इसमें होता क्या है, ये संचित निधि मतलब क्या है? एक चीज ये समझ लीजिए कि सरकार की सबसे बड़ी निधि जो है वो संचित निधि है। ठीक है, इसके सबसे ज्यादा पैसे का लेन देन इसी निधि से ही होता है। यहां कम से कम 80 to 90% जो काम होता है पैसे से रिलेटेड, वो इसी निधि से होता है। ठीक है, भारत सरकार को प्राप्त, अब इस निधि में क्या क्या चीजें रहती है, मतलब भाई कोई अगर निधि का मतलब एक समझ लीजिए एक बटुआ। ठीक है, एक बटुआ, उसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सा पैसा रहता है, वो अब मैं आपको बता रहा हूं। भारत सरकार को प्राप्त सभी प्रकार का राजस्व, मतलब जितने भी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट होता है, जितने भी प्रकार का रेवेन्यू मिलता है, वो सब के सब किस में जाता है? संचित निधि में जाता है। जैसे आपका कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित जितना टैक्स का पैसा होता है, सब संचित निधि में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्व का सोर्स, सबसे बड़ा पैसा, सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाती है सरकार? वो कमाती है आपके टैक्स से। तो टैक्स का जितना भी पैसा होता है, सब के सब संचित निधि में जाके जमा होता है। ठीक है, सभी प्रकार के ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब ये होता है कि जितने भी सरकार जो है भाई देश से विदेश से ऋण लेती है कि नहीं लेती है? सरकार आपसे भी ऋण लेती है, सरकार विदेशों से भी ऋण उठाती है। तो वो सभी प्रकार के जितने भी आपके लोन होते हैं, ठीक है, जितने भी लोन होते हैं, सबके सब कंटेंजेंसी, मतलब सॉरी, सबके सब संचित निधि में आपके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो इसमें सबसे मेजर पॉइंट जो समझने वाला है, वो ये आपका कि इस निधि से संसद की बिना अनुमति के इससे एक भी पैसा निकाला नहीं जा सकता। मतलब 1 रुपए भी अगर सरकार को चाहिए, ठीक है, तो सरकार संसद में बाकायदा उसके लिए एक प्रस्ताव लाके और उसको पूरा पास करा के तभी पैसा निकाल सकती है इस निधि से। मतलब संचित निधि से 1 भी रुपया निकालने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, आप इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया, संचित निधि ये होती है। दूसरा हम बात करते हैं लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि, ठीक है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में? ये भी 266 में दे रखी है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा पैसा रहता है? इसमें रहता है संचित निधि के अलावा जितना भी प्रकार का धन होता है, किसी भी रूप में आ रहा हो, ठीक है, वो सारा का सारा लोक लेखा में चला जाता है। ठीक है, लोक लेखा मतलब पब्लिक अकाउंट जो आपका फंड होता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड। अब इसमें कौन कौन सा होता है? जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो किसी भी रूप में, जो आप प्रोविडेंट फंड में
ठीक है, फ्यूचर फंड में जो आप पैसा जमा करते हो। विभागीय जमा का मतलब होता है जो किसी भी डिपार्टमेंट्स में पैसा रहता है, सब के सब लोक लेखा निधि में के अंदर ही आता है वो। ठीक है, ये निधि जो होती है, ये निधि संसद के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये आप इस निधि से पैसा का लेन देन करने के लिए कार्यकारी प्रक्रिया मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही काफी होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, मतलब इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सरकार जब चाहे आपका इससे पैसा निकाल सकती है, इसमें पैसा जमा कर सकती है। ठीक है, एक तरीके से लोक लेखा निधि का मतलब उसका पर्सनल अकाउंट हो गया सरकार का। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे अब ऐसे मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से मैं आपको दोनों में अंतर करना सिखा देता हूं। संचित निधि का मतलब यह है कि आपका और आपके पापा का ज्वाइंट अकाउंट है एसबीआई में। ठीक है, कि आप जो है अपने पापा से बिना अनुमति के पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक, तो यहां पर पापा कौन हो गए, यहां संसद हो गए। आप कौन हो गए, आप हो गए सरकार। कि सरकार को पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता है। लोक लेखा क्या हो गया, लोक लेखा ये आपका पर्सनल अकाउंट है। मतलब इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको अपने फादर की अनुमति की जरूरत नहीं है। मतलब आपको पार्लियामेंट की, संसद की जरूरत नहीं है आपको इस पर पैसा निकालने का। आप जब चाहे तब जाके आप पैसा निकाल सकते हो। ये होती है लोक लेखा निधि। और एक और निधि होती है, उसका नाम होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। आकस्मिक निधि का मतलब जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो पैसा हमें चाहिए होता है सरकार को। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल इसकी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 267 में। इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये निधि होती किसके अंडर है। ठीक है, ये असल में ये निधि जो होती है, देखिए लोक लेखा निधि तो पूरी तरीके से सरकार के अंडर में है। ये निधि राष्ट्रपति इसको संचालित करता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से कौन, वित्त सचिव की सहायता से संभालता है। मतलब राष्ट्रपति संभालता है, फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव की सहायता से। ठीक है, इसका मेन जो आपका किसके अंडर में रहती है, राष्ट्रपति के अंडर में रहती है। और राष्ट्रपति इसको किससे चलवाता है, इसको वित्त सचिव से चलवाता है। और ये किसी अप्रत्याशित मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में के कार्य करने के लिए इससे धन निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए इस पूरे के पूरे निधि में 10,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, मान लीजिए सरकार को जरूरत पड़ गई, बाढ़ आ गई भाई, पूरा आंधी तूफान आ गया, तो उसमें जो है 800 नहीं, लगभग मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी। प्रेसिडेंट ने भाई ऑर्डर लिख दिया, वित्त सचिव ने जो है पैसा निकाल के सरकार के हाथ में दे दिया। ठीक है, सरकार ने जो है इमरजेंसी सिचुएशन थी, तुरंत एकदम उसको खर्च करा और जो भी कुछ करा भाई तुरंत एकदम संभालना था, सारी चीजें हो गई। लेकिन फिर इस 5,000 करोड़ रुपए की जो अनुमति है, इसको संसद से लेना पड़ेगा। सरकार को बकायदा संसद को बताना पड़ेगा और एक बिल लाके उसको पास करवाना पड़ेगा, प्रस्ताव से पास करवाना पड़ेगा कि हमने कंटेंजेंसी फंड में 5,000 करोड़ रुपए निकाला था। ठीक है, और फिर हमने निकाला था ये, उसकी आप अनुमति दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है अनुमति देने के बाद जब मिल जाती है, फिर समय के अनुसार जो है 5,000 करोड़ रुपए वापस जो है आकस्मिक निधि में दोबारा जमा कर दिया जाता है। ये होती है 3 तरीके की निधियां। ठीक है, अब जो इसमें मैं शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है, इससे आगे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ना ही इसमें कुछ चीज है ऐसी। अब जो मैं क्वेश्चन वो शुरू करने जा रहा हूं बजट। ठीक है, बजट से जो क्वेश्चन आएंगे, जिस तरीके से आएंगे आपको मैं वही बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपको जो है वित्त मंत्री नहीं बनवाऊंगा, ना मैं वित्त सचिव बनाऊंगा यहाँ पे, जो बाकायदा बहुत दिग्गज होते हैं इकोनॉमिक्स के। क्योंकि बजट जो होता है वो असल में पार्ट तो है इकोनॉमिक्स का। बजट एक ऐसी चीज है जो कि विधायिका और आर्थिक, ये दोनों ही काम देखती है। मतलब बजट एक आपका एक तरीके से जो है विधायिका में उसको पास करवाना पड़ता है, लेकिन ये पूरी तरीके से आर्थिक मामले देखता है। आगे चलते हैं, आप देखते हैं बजट। सबसे पहला, संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, 112 में। वास्तविक रूप से बजट का उल्लेख संविधान में दिया ही नहीं है। बजट नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है संविधान में, इसको ध्यान रखना। मैंने सुबह जो टेलीग्राम पे जो मैंने आपका जो क्विज डाला था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है इसको। बहुत सारे मतलब लगभग जो है 48% बच्चों ने इसको गलत किया, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए आप कि बजट नाम की कोई चीज, मतलब कोई शब्द, बजट नाम का कोई पार्टिकुलर शब्द जो है वो संविधान में नहीं है। बजट की जगह संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपका शब्दावली दी गई है। इसी को हम बोलचाल की भाषा में हम बजट कह देते हैं।
वास्तविक रूप से बजट नहीं है, बजट शब्द जो है वो यूज नहीं किया जाता है संविधान में। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, आगे वाला पॉइंट है, पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति का ये एक कार्य होता है कि वो बजट को दोनों सदनों में पेश करवाता है। ठीक है, मुख्यतः जो आप देखते हैं कि जो वित्त सचिव होता है, वित्त मंत्री जो होता है वो सदन में पेश करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए निर्मला सीतारमण है, वो आपका लोकसभा में इसका भाषण देंगी। ठीक है, क्योंकि बजट को मुख्यतः लोकसभा में ही पास होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बजट का मैक्सिमम पार्ट जो होता है धन विधेयक वित्त विधेयक का मामला होता है, इस वजह से उसको पेश जो किया जाता है, मतलब जो वित्त मंत्री होती है वो आपका लोकसभा में ही उसको पूरा पेश करती है, उसको पूरा पढ़ के सुनाती है। ठीक है, तो लेकिन राष्ट्रपति का ये कार्य होगा कि वो दोनों सदनों में पेश करवाएगा अलग अलग। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान मांग नहीं की जा सकती। अब यहां दो चीजें समझ लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे। अनुदान, मांग और अनुदान, ऐसे दो चीजें समझ लीजिए। जैसे अब मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूं। आप अपने पिताजी से 100 रुपए मांगे, ठीक है, 100 रुपए आपने अपने पिताजी से मांगे, तो यह क्या होगा, यह आपने मांग करी उनसे। पापा ने 100 रुपए आपको दे दिए, तो यह अनुदान हो गया। समझ में आ गया ना? बहुत ही स्वीट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, और मुझे नहीं लगता ऐसे एग्जाम्पल से कोई और समझाता है आपको। ठीक है, कि संसद में जब सरकार पैसे खर्च करने के लिए संसद से मांगती है रुपए, और जब संसद उसको पास कर देती है, तब वही मांग सरकार द्वारा जब कोई चीज जब पैसा मांगा जाता है तो उसको मांग कही जाती है, और जब संसद उसको पास करके उस पर चेक लगा देती है, ठीक है, सैंक्शनड, तो वही चीज जो है अनुदान में बदल जाती है। समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है, बिना विनियोग के संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, विनियोग क्या होता है। ठीक है, ये ऐसे चीज है कि ये तो 100 बार सवाल आया है कि विनियोग विधेयक क्या होता है। अब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे 25 मंत्रालय हैं, ठीक है, 25 मंत्रालय जब बजट बना, ठीक है, तो सभी मंत्रालय ने भाई, किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 25,000 करोड़, किसी ने 50,000 करोड़, ऐसे ऐसे करके जो है सभी ने जो है अपनी अपनी मांगे जो है सरकार को दे दी, और सरकार को क्या, वित्त मंत्री को बता दी, वित्त सचिव ने जो है वो बजट में आपका जो है पास कर दिया, वो बजट में डाल दिया उसको। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि फिर होगी अनुदान। ठीक, फिर जो है सरकार ने कर दी मांग कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, हमको 1 लाख करोड़ रुपए हमको चाहिए संचित निधि से। ठीक है, ये कर दी मांग। उसके बाद सरकार ने क्या करा, उस मांग को कर दिया पास, और वो मांग बन गई अनुदान। ठीक है, ऐसे करके जितनी भी मांगे थी अलग अलग मंत्रालय की, अलग अलग मांगे जो थी वो सब पास कर दी, और एक अनुदान का एक पूरा का पूरा एक थैला भर गया। ठीक है, उस थैले को पास करवाने के लिए, उस पूरे थैले को पास कराने, सारे अनुदानों को मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप गए अपने पिताजी के पास, पिताजी से आपने 1000 रुपए मांगे। ठीक है, आपने क्या करी, मांग करी। फिर आपके फादर ने जो है 1000 रुपए का चेक सैंक्शन कर दिया, मतलब यह अनुदान हो गई। समझ में आ रहा है? अब इस 1 लाख रुपए के चेक को जब आप बैंक के द्वारा जाके इसको भुनाओगे, बैंक में जाके जमा करोगे, जो ये बैंक काम करेगा यही विनियोग विधेयक काम करता है। समझ गए? मतलब संचित निधि से एंड में, बिल्कुल एंड में, जब पैसा निकालने के लिए जो सिग्नेचर होते हैं, एक तरीके से जो प्रोसेस होता है पूरा, एक विधेयक को पास करा जाता है जिसमें सारे अनुदान होते हैं, एक पूरा बिल होता है। ठीक है, उसमें सारी अनुदानों की मांग लिखी होती है, इतना इस मंत्रालय को, इतना इस मंत्रालय को, जो है संसद ने पास कर दिया। फिर विनियोग विधेयक को पूरा पास करा जाता है, फिर वो सरकार के पास अनुमति आ जाती है कि हां अब आप रेडी हैं, अब आप पैसा निकाल लीजिए। समझ में आ गया? इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाएगा आपको, मेरा विश्वास करिए। ठीक है, ये चीजें होती हैं कि आपको जो है प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कैसे समझना है इन चीजों को, नहीं तो मैं इसको संवैधानिक लैंग्वेज में समझा देता, फिर आप कहते कि सर ये तो आप भी वकीलों वाली भाषा बोल रहे हो। समझ गए? ठीक है,
कि जब आप अपने पिताजी से 1,000 रुपए मांगते हो तो उसको मांग बोला जाता है। आपके पापा क्या करते हैं, 1,000 रुपए सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन वो चेक लिख देते हैं। तो जब वो मतलब पापा ने तो आपको दे दिए ना 1,000 रुपए, चेक के माध्यम से दिए, तो वो अनुदान हो गई। और वो चेक जब आप बैंक के पास जाके उसको जमा करते हैं, उसको पैसा निकालते हैं, तब वही होता है विनियोग विधेयक। मतलब बिल्कुल संचित निधि से निकालने के लिए जो एक बिल की जरूरत पड़ती है, जिसमें सारी अनुदान मांगे होती हैं, वो सबके सब जो है वो विनियोग विधेयक। तो बिना विनियोग विधेयक के पेश हुए संचित निधि से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। उसके बाद है आपका राज्यसभा के पास अनुदान मांग पर मतदान का अधिकार नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि भाई जैसे जैसे मैंने आपसे बोला, अब जैसे पिताजी से आपने जो है, ये रहे आपके पिताजी, ये रहे आपने बोला पापा 50,000 रुपए चाहिए। ठीक है। पापा ने कहा बेटा बताना तो जरा क्यों चाहिए। पापा ये किताब है, कॉपी फलाना ढिमकाना, और ये मुझे जूते भी लेने हैं, और ये भी लेना है, वो भी लेना है। आपके पापा ने क्या करा कि नहीं यार, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारी मम्मी, इन सब के बीच में वोट करा लेते हैं कि तुम्हें वास्तव में जूते की जरूरत है या नहीं है। तो वही चीज होती है अनुदान पर मतदान होना। ठीक है कि भाई संसद रेडी है कि नहीं है, कि आपने उलझुल पैसा मांगते चले जा रहे हो आप। तो वहां पर जो है अनुदान पर वोट होते समय, मांग पर वोट होते समय जो है वो जो है उस समय जो जब वोटिंग हो रही होती है, वही चीज आपकी जो है वहां पर वोटिंग की जरूरत पड़ती है। मतदान का अधिकार मतलब और ये मतदान का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है। अनुदान पर या मांग पर मतदान का अधिकार आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। लोकसभा में ही जो है जो अनुदान मांग होती है, ठीक है, जो सरकार जो पैसा मांगती है, उस पर वोटिंग का राइट जो है सिर्फ लोकसभा को है। ये चीज आप जो है कान खोल के सुन लेना, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अनुदान मांग पर मतदान का अधिकार निम्न में से किस पे है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें और समझ लीजिए। यहां पर मैं बात करूंगा संचित निधि की। चले जाइए आर्टिकल 266 में। ठीक है, यहां पर सिर्फ मैं बात करूंगा संचित निधि की। देखिए, संचित निधि के बारे में मैंने आपको बता दिया कि संचित निधि से सरकार जब पैसा निकालती है तो सरकार का मैक्सिमम पैसा वहीं से होता है। ठीक है, टैक्सेशन का जितना लाखों करोड़ रुपए होता है सब वहीं होता है। तो संचित निधि से जब सरकार पैसा निकालती है, ठीक है, तो संचित निधि से पैसा निकालते समय वो पैसा दो भागों में बंटता है। एक होता है भारित व्यय और एक होता है निधि से किए गए व्यय। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छे से समझते हैं। भारित व्यय का मतलब क्या मतलब होता है? मतलब संचित निधि पर भारित व्यय, इन खर्चों पर चर्चा तो होती है लेकिन मतदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी खर्चे होते हैं। इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से दिमाग में घुसाऊंगा आपके। पिताजी की तनख्वाही 30,000 रुपए, ठीक है, पहले कंपलसरी खर्चे निकाले गए। आप लोगों की ट्यूशन फीस, बिजली का खर्चा, दिल्ली में रह रहे हैं तो पानी का भी खर्चा मान लगा लीजिए। ठीक है, ये तीन खर्चे आपके ऐसे हैं कि जो ये बदलेंगे नहीं, ये आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो बिजली कट जाएगी, पानी कट जाएगा, और आप ट्यूशन फीस नहीं देंगे तो आप घर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं कंपलसरी खर्चे। इन कंपलसरी खर्चों को ही हम भारित व्यय कहते हैं। संचित निधि पर भारित व्यय मतलब जिन पर चर्चा तो कर सकती है संसद, लेकिन उन पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। वो कौन कौन से खर्चे होते हैं इसको भी समझ लीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, इन सबका वेतन भत्ते, इन पे चर्चा से होगी लेकिन इन पे मतदान नहीं होगा। ठीक है, कि भाई चर्चा कर सकते हैं कि हाँ भाई कितने उपराष्ट्रपति की कितनी तनख्वाह, इतनी है, ठीक है चलो। लोकसभा अध्यक्ष की कितनी है, अच्छा इतनी है, अच्छा ज्यादा नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मतदान नहीं होगा लेकिन उस पर चर्चा होगी सिर्फ। फिर है सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन भत्ते पेंशन, हाई कोर्ट के जज की पेंशन। यहां पर एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, 100% गलत करके आओगे अगर यहां नहीं समझा आपने। क्या बात है वो? हाई कोर्ट के जज का वेतन कौन देता है? राज्य सरकार। हाई कोर्ट के जज की पेंशन कौन देता है? केंद्र सरकार। समझ गए ना? मतलब हाई कोर्ट का जज जिस स्टेट में रहेगा उस स्टेट गवर्नमेंट की जो निधि होगी वहां से ही इसका वेतन बनेगा। लेकिन जब ये जज रिटायर हो जाएगा तो इसकी पेंशन फिर केंद्र सरकार के अंडर में आती है। केंद्र सरकार इसको देती है, इसको पेंशन देती है, जो कि संचित निधि से कटता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जज की पेंशन, कैग मतलब होता है महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इस पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा पूरी। इसके वेतन भत्ते पेंशन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष
और उसके सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है, कोई भी ऋण जिसका भार सरकार पर हो, मतलब कोई भी लोन ले रखा है सरकार ने, चाहे अंदर पब्लिक से ले रखा है या फिर जो है बाहर से लेके आई है सरकार, उसका जितना भी ऋण होगा वो सब के सब जो है उस पर चर्चा होगी, ठीक है, उस पर जो है मतदान नहीं हो सकता। उस सब के सब संचित निधि पर भारित व्यय। आप लोग बहुत संभाल के समझ लेना इस चीजों को, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा टाइम आपको लगेगा लेकिन मेरी बात मानिए, इसको अच्छे से करते रहना। संविधान मतलब आप छूमंतर उड़ा दोगे वहां पे, ठीक। मैं चाहता हूं कि जीएस का क्वेश्चन पेपर मैक्स टू मैक्स आपको 12 से 15 मिनट लगे, बस इतने में आपका जीएस साफ। मतलब आपको ये टारगेट रखना है कि आधे घंटे में 30 मिनट में आपको हिंदी और जीएस इसको अटेम्प्ट कर लेना, जिससे कि आपके पास पर्याप्त 1.5 घंटे का टाइम हो, क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक। फिर है दूसरा, मैंने आपको बताया था संचित निधि से किए गए व्यय, एक ही थे भारित व्यय और एक थे किए गए व्यय। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी अनुदान, मतलब जो सरकार पैसा मांगती है, ठीक है, सड़क बनाने के लिए, फलाने के लिए, ढिमकाने के लिए, मंत्रालय को देने के लिए, ये सब अनुदान जो अनुदान होते हैं उन पर चर्चा भी होती है और उन पर मतदान भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं बजट के चरण। मतलब जब बजट जब आता है तब वो क्या होता है। पहले होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट के प्रस्तुतिकरण का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसके प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि आपने जैसे देखा होगा ना कि जैसे एक तरीके से वो वित्त मंत्री आते हैं और उसके बाद बजट भाषण, इसको समझ लीजिए, बजट का प्रस्तुतिकरण मतलब बजट भाषण। आपने देखा होगा 1-1.5 घंटे तक पूरा तामझाम एकदम चलता रहता है, पूरे भारत में सारी टीवियों पे सब कुछ चलता रहता है। तो बजट भाषण जो है उसको कहते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, बजट का प्रस्तुतिकरण। और उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो आता है आपका आम बहस। आम बहस का क्या मतलब होता है, आम बहस का मतलब होता है कि उस पर संसद जो है फिर आपका जो है 3-4 दिनों तक बहस करती है, 3-4 दिनों तक उस पर पूरे अच्छे तरीके से वार्तालाप होते हैं, 3 से 4 दिन तक वार्तालाप, मतलब खूब बहस होती है। अब ये मत याद कर रट्टा मारने लग जाना कि 3 से 4 दिन तक ही होती है, 3 से 4 दिन। आपको एक सीरीज पता होनी चाहिए कैसे पास होता है, ठीक है, ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि बजट के पास होने के समय चरण 6 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, एक माइंड मेकअप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बीच में कुछ मैं ऐसी चीज बता दूंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है भाई। बजट पर बहस हो गई, उसके बाद क्या होता है, इस बहस के बाद जो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उपसभापति होता है आपका राज्यसभा का, ये क्या करते हैं, ये 3 से 4 हफ्तों के लिए, ठीक है, 3 से 4 हफ्तों के लिए आपका जो है संसद को स्थगित कर देते हैं, और बाकायदा पार्टिकुलर डेट बता देते हैं कि इस डेट में आपको दोबारा बैठना होगा, ठीक। अब ये 3 से 4 हफ्तों के बीच में क्या होता है, इन 3 से 4 हफ्तों के बीच में तीसरे नंबर का जो ये स्टेज है, विभागीय समितियों के द्वारा जांच, मतलब जो आपका प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति, इस समिति के लिए मैंने पूरी वीडियो बना दी है, आप जो है जाकर देख सकते हैं कितनी समितियां होती हैं, कौन कौन से होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। फिर ये प्राक्कलन समिति का क्या काम होता है, ये बजट पर पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में ये ना पूरा रिसर्च करती है, R&D करती है, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरा बढ़िया तरीके से उसको पढ़ते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसमें प्राक्कलन समिति में जितने भी सांसद होते हैं बढ़िया तरीके से उसको देखते हैं कि कौन सी चीज में खामी है, क्या है। फिर उसके शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपका जब 3 से 4 हफ्तों बाद जो है फिर दोबारा जब संसद खुलती है तब वहां पर उसको आपका जो है उसको पेश किया जाता है। उसके बाद अनुदानों की मांग पर मतदान होता है। वही बात आ गई, मैंने क्या बोला कि जो मांगे हैं, जो सरकार ने जो इस बजट के माध्यम से बोली है कि मुझे हमें इतना इतना पैसा चाहिए इस मंत्रालय के लिए, इस चीज के लिए, तो वो जो है वो उस पर फिर मतदान होता है, ठीक है। अब इस मतदान में एक चीज और होती है, वो आप समझ लीजिए। इस मतदान में 3 तरीके की कटौतियां होती हैं। इस मतदान में 3 तरीके की कटौतियां होती हैं। भाई ऐसा थोड़ी नहीं है कि जैसे आपने क्या करा, आपने मांगे 1000 रुपए, आपको हमेशा पता होगा कि मम्मी से अगर 1000 रुपए मांगो तो वो 100 रुपए देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब वो क्या करती हैं, आपने जो मांग करी, ठीक है, आप चाहते थे कि वो पूरी अनुदान बन के आ जाए हमारे पास 1000 रुपए, लेकिन मम्मी ने क्या करा, वो कटौती ले आए। वो ऐसे ही समझ लीजिए कि जब सरकार जो है पैसा ले रही होती है, पैसा मांग रही होती है, तो वहां पर जो है
विपक्ष जो होता है वो कटौती प्रस्ताव लेके आता है। उन कटौतियों में क्या होता है, ये बजट की कटौती प्रस्ताव है। पहली होती है आपका नीति कटौती, नीति कटौती। इसका मतलब ये होता है कि सरकार जिस 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 पॉलिसी की वजह से पैसा मांग रही है वो पूरी पॉलिसी ही खराब है। ठीक है, विपक्ष का ये मानना होता है वो पूरी पॉलिसी खराब है। और इस नीति कटौती के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए मांगे, तो इस नीति के अनुसार अगर ये कटौती पास हो जाती है तो इसका पूरा पैसा 1 रुपया हो जाता है। पूरी की पूरी मांग को 10,000 करोड़ से 1 रुपया कर दिया जाता है अगर ये पास हो जाती है तो। वैसे ये पास नहीं होती हैं कटौतियां, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता है, और सरकार के पास बहुमत है मतलब ये कटौतियां पास नहीं होंगी। अगर ये पास हो जाती हैं तो समझ लीजिए कि सरकार अल्पमत में, और सरकार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाके उसको गिरा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी होती है आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती, इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से जो विपक्ष है, जो सदन है पूरा, वो ये समझता है कि सरकार कुछ ज्यादा ही पैसा मांग रही है। ऐसे समझ लीजिए कि आपने बोला तो यह है कि मम्मी वो मुझे ना आज एक बुक लेनी है, लेकिन आप मांग रहे हो 5,000 रुपए। तो मम्मी के दिमाग में भी तो एक शक आएगा ना कि यार बुक तो यार मैक्सिमम 500 रुपए की होगी, चलो 1,000 रुपए की होगी, ये 5,000 रुपए क्यों मांग रहा है। तो उस केस में क्या होता है, आर्थिक कटौती आती है। मतलब ये होता है कि इस कटौती के अंदर क्या होता है कि विपक्ष ये चाहता है आपसे, या फिर सदन ये चाहता है कि आप थोड़ा पैसा अपना कम कर लीजिए। ठीक है, जितना आप मांग रहे हैं उतना मत करिए, थोड़ा सा आप कम कर लीजिए। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि जो है वो एक निश्चित सीमा तक कम कर ली जाए। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए 10,000 करोड़ मांग रहे हैं तो आप ना 6,000 करोड़ कर लो। ठीक है, तीसरे नंबर की होती है लास्ट, ये आपकी सांकेतिक कटौती। ये 3 कटौतियां कब लाई जाती हैं, जब सरकार जो अनुदान की मांगों पर मतदान हो रहा होता है चौथे चरण में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसमें भाई ये होता है कि सांकेतिक कटौती में ये होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए मांगे, 5,000 करोड़ रुपए, तो इसमें ना 100 रुपए कमी कर दी जाती है, बस 100 रुपए, चाहे कितनी भी बड़ी राशि हो। ठीक है, तो सरकार मतलब ये बताना चाहती है कि आपकी ये जो जिस लिए आप पैसा मांग रहे हो ये ठीक नहीं है। सांकेतिक कटौती मतलब इसमें कुछ आपकी गड़बड़ी नजर आती है, इसीलिए हम सांकेतिक कटौती कर रहे हैं। मतलब 5,000 करोड़ रुपए में से 100 रुपए हम घटा देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको सरकार हो, आपको थोड़ी अकल पता हो चल जाएगी कि हमने क्यों करा, तो आप खुद देखोगे। तो ये चौथे चरण में जो है ये सब चीजें होती हैं। और फिर जब अनुदान मांगों पर पूरा का पूरा वो हो जाता है, अनुदान बन जाती है वो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि फिर आता है 5वां चरण, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूं मैं। और विनियोग विधेयक जब ये पास हो जाता है उसके बाद आता है आपका वित्त विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक के बाद लास्ट चरण होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का मैंने आपको बताया था, वित्त विधेयक 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जब एक चीज और ध्यान रखिए, जब आपसे सिर्फ वित्त विधेयक के बारे में बात करी जा रही हो तो वित्त विधेयक फर्स्ट के बारे में ही आप समझेंगे। फर्स्ट में क्या होता था, ये राष्ट्रपति की पहले अनुमति से आता है, पेश किया जाता है, और कहां, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है ये वित्त विधेयक। ठीक है, जो वित्त विधेयक 1 था। तो फिर वित्त विधेयक में क्या होता है, वित्त विधेयक में टैक्स से संबंधित जितनी चीजें होती हैं कि टैक्स बढ़ गया, टैक्स घट गया, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह जितनी भी बातें होती हैं वो सब वित्त विधेयक के अंतर्गत होती हैं। और जब ये पास हो जाता है तो ओवरऑल बजट जो है वो पास हो जाता है। एक चीज और समझ लीजिए आप, 2 चीज समझिए। जब ये वाला 5वां चरण चल रहा होता है तो 5वें चरण को विनियोग विधेयक, अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक को पूरा पास करते करते लगभग 1 से 1.5 महीना जो है लेट हो चुका होता है मामला। मतलब आपको पता होगा 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब 31 मार्च के बाद लगभग जो है मिड मई तक जो है, अप्रैल पूरा पास होते आते, विनियोग विधेयक करते कराते, तो आप एक लगा लीजिए कि 1.5 1.5 महीने का बीच में टाइम पड़ रहा है ना। मार्च के बाद तो सारे डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालय, सबके पास पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 1.5 महीने कहां से चीजें करी जाए भाई, काम तो चलेगा ही। और आप ये भी कह रहे हो कि बिना विनियोग विधेयक के जो है संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता, तो ये 1.5 महीने के लिए क्या करेगा। तो इसके लिए भी एक सरकार ने एक जो हमारे संविधान में चीज दी गई है उसको कहते हैं लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, ये होता है कि जो 1.5 महीने का टाइम है ना,
ये 1.5 महीने का जो मंथ का जो टाइम है, इस 1.5 महीने के टाइम में आप टोटल जितना पैसा मांग रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने जो है 6,000 करोड़ रुपए मांग लिया, इसका बटे 6 कर दो, मतलब आपको जो है इतना पैसा आपको तुरंत सेक्शन कर दिया जाएगा। संसद जो है तुरंत इसको लेखानुदान विधेयक लाके, ठीक है, और उसको तुरंत एकदम सैंक्शन कर देती है। उसमें किसी भी तरीके किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को 1.5 महीने तक खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है तुरंत, इतना बड़ी मशीनरी है पूरी। तो इसीलिए उसी इमरजेंसी, मतलब कुछ समय के लिए जो पैसा चाहिए होता है, ठीक है, उसके बाद तो बजट पास हो जाता है। बजट पास हो जाता है तो वो तो विनियोग विधेयक के माध्यम से फिर पूरी धनराशि जो है सरकार निकाल लेती है। लेकिन कुछ उतने समय के लिए, जितने समय में आपका जो है पूरा बजट पास होने में टाइम लग रहा है, उतने समय के लिए लेखानुदान जो है वो आपका जो है पेश किया जाता है, और उसको पास होने के बाद कुल धनराशि का, जितनी धनराशि की मांग हुई है, उसका 1/6 भाग जो है आपको तुरंत सरकार को दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा एक और चीज होती है प्रत्यानुदान। जैसे कोई सेवा है, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य की कोई सेवा है, आयुष्मान योजना मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान लीजिए आप, सरकार की कोई योजना है, सरकार की कोई सर्विस है, उसमें क्या होता है, अचानक लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो अचानक जो है सरकार को पैसे की जरूरत पड़ रही है। इस योजना में पहले से ही सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए ले रखे हैं, ठीक है, लेकिन अचानक जो है जरूरत पड़ रही है, तो फिर क्या होता है, फिर आपका प्रत्यानुदान, ठीक है। लोकसभा जो होता है, लोकसभा क्या करती है, लोकसभा आपका जो है प्रत्यानुदान, सरकार जो है प्रत्यानुदान बिल लाती है, और प्रत्यानुदान के अनुसार होता है कि उस पार्टिकुलर सर्विस के लिए एक ब्लैंक चेक दे दिया जाता है, ब्लैंक चेक। लोकसभा उसको, सरकार को ब्लैंक चेक दे देती है उस सर्विस के लिए कि आपको जितना पैसा निकालना है आप जो है संचित निधि से निकाल लीजिए। ठीक है, आपको टोटल तरीके से ये समझ में आ गया। जो एक तरीके से ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी ही चीजें जो हैं आपकी जो है आती हैं, और पार्लियामेंट जो है वो लगभग आज जो है वो खत्म हो चुका है। थोड़ी मोड़ी चीजें मैंने आपको बताया कि जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने जानबूझ के छोड़ी हैं, जैसे 5 रिट, आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट हो गई, ठीक है, क्योंकि इन पर अलग टॉपिक बनना चाहिए, इन पर अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप ट्रस्ट करके रखिए, जीएस में और हिंदी में, ठीक है, आपका किसी भी तरीके का कुछ भी चीज नहीं छूटेगी, ठीक है, जिससे कि आप एग्जामिनेशन रूम में बैठ के और मुझे कोसें, समझ गए। तो दोस्तों ये टोटल था। इसके बाद जो है मैं टॉपिक जो भी लेके आऊंगा, मैं वैसे तो मैं डेली क्लासेस ले रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन की, डेली, ठीक है, मैंने कोई दिन नहीं छोड़ा है, और मैं कोशिश करूंगा लगभग आपका 15 सितंबर तक जो है पूरा संविधान, 15 से पहले 10 सितंबर तक ही मैं खत्म कर दूंगा पूरा संविधान। उसके बाद मूल विधि चलेगी, मूल विधि को भी मैं पूरे सितंबर में, लगभग 30 सितंबर तक मैं खत्म कर दूंगा। और आपका हिस्ट्री चली रही है, मॉडर्न हिस्ट्री को मैं 10 से 12 जो है तारीख तक खत्म कर दूंगा। फिर मैं एंशिएंट मेडाइवल को खत्म करके फिर सीधे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, और आपका जो है नवंबर में चलेगा आपका करंट। नवंबर से पहले ही अक्टूबर लास्ट तक मैं आपका सिलेबस पूरा खत्म कर दूंगा इसका, ठीक है, जिससे कि आप आराम से पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें और बढ़िया तरीके से अपना स्कोर मारें, ठीक है। तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, और वहां पे आप क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।